नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और चर्चा करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस पर। MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस की वर्तमान में हम 7वीं यूनिट चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, ये 7वीं यूनिट जो है इसमें आपको विज्ञान और पर्यावरण पर आधारित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। लगातार हमारी इस पर लेक्चर सीरीज चल रही है और अगर हम इस लेक्चर सीरीज में पिछले टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किए उसको अगर एक दृष्टांत देखें तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी दोस्तों पर्यावरणीय कारक वाले टॉपिक पर। जब हम लोगों ने पर्यावरणीय कारक की बात की थी तो यहां पर हम लोगों ने पर्यावरण से संबंधित समस्त चीजों को कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि पर्यावरण से आशय क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था, पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने पर्यावरण के इंपॉर्टेंट घटक या कारक भी देख लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा को देखा और प्रदूषण को समझने के लिए हम लोगों ने प्रदूषक की भी बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को भी चर्चा किया था और जब पर्यावरण संरक्षण की बात की थी तो यहां मैंने आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाएं बताई थी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो व्यवस्थाएं आप लोगों को बताई गई थी उसमें हमने विभिन्न कानूनों की बात की थी, विभिन्न संस्थाओं की बात की थी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए सम्मेलनों की बात की थी। इसके बाद जब हम लोगों ने पर्यावरण के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था पहले लेक्चर में, उसका हम लोग सेकंड टॉपिक उठाया और सेकंड टॉपिक में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र पर बात की थी। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था इसमें भी हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के आशय को समझा था, इसकी परिभाषा को समझा था, इसके शब्द की उत्पत्ति को लेकर हम लोगों ने बात की थी, पारिस्थितिकी तंत्र के कारक की हम लोगों ने बात की, घटक की बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने इसके प्रकारों को देखा था क्या स्थिति है और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव उनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों पर बात की थी। पारिस्थितिकी तंत्र वाले टॉपिक के बाद जो तीसरा टॉपिक हम लोगों ने चर्चा किया है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जिस टॉपिक को शुरू किया है जिसमें हम लोगों ने जैव विविधता वाले टॉपिक को देखा है। और जैव विविधता पर दोस्तों जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो मैंने आप लोगों को बताया कि इसका पार्ट 1 जो है वो पहला आ चुका है। पिछले लेक्चर जो कि इसका पार्ट 1 था, इसमें मैंने आप लोगों को जैव विविधता के आशय को लेकर डिस्कशन किया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैव विविधता क्या होती है। कहा था कि भाई पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के लाखों प्रकार के जीव जंतु वनस्पति की प्रजातियां हैं उन्हीं को सम्मिलित रूप से हम लोग जैव विविधता कहते हैं। और यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि जीवी विविधता भी है और जीवी विविधता के लिए मैंने कहा था कि लवज्जाय ने सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन दासमैन को लेकर भी यहाँ कहा गया था कि इन्हें शब्द दिया था, लवज्जाय की इस व्यवस्था को देखा। फिर हम लोगों ने जैव विविधता जो एक्चुअल शब्द है इस पर चर्चा की थी कि जैव विविधता जो शब्द है वो रोनजिन ने दिया और इसके अलावा विल्सन ने इस शब्द को पॉपुलर किया था। इस बात पर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर हम लोगों ने जैव विविधता के स्तर को देखा था कि जैव विविधता के हम लोगों को क्या क्या स्तर देखने को मिल रहे हैं, ये जैव विविधता के प्रकार भी थे। जैव विविधता के स्तर के बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जैव विविधता का प्रारूप क्या है, पूरी दुनिया में कहाँ जैव विविधता ज्यादा दिखाई पड़ती, कहाँ जैव विविधता कम दिखाई पड़ती है। जैव विविधता के लाभों पर चर्चा की थी, जैव विविधता की होने वाली क्षति पर चर्चा की थी और फिर संरक्षण के लिए किस प्रकार से कदम उठाए जाना उसकी चर्चा की थी। बराबर है। उस लेक्चर में मैंने क्लियर कहा था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, भारत में जैव विविधता। तो यहाँ पर हम लोग भारतीय जैव विविधता वाला टॉपिक जो है वो आज से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग आपकी कॉपी में हेडिंग क्या करेंगे, भारतीय जैव विविधता, क्योंकि आज हम भारतीय जैव विविधता से संबंधित चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को ये लगेगा कि सर पिछले लेक्चर में आपने जो जो डिस्कशन किया है वो आपने इन 5 मिनट में रिवाइज करवाया है। तो ये इसलिए भी करवाया क्योंकि सभी लोगों में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो पहली बार हमारे लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, तो उन्हें चूंकि पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर चुके हैं, तो हम लोग इनको इसलिए रिवाइज भी करते हैं ताकि आपकी मेमोरी जो रहे वो रिवाइज के दौरान और धीरे धीरे करके चीजें आसानी से आने लगे। तो ऐसे लोग जो हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, पहली बार मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, तो YouTube पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें यूनिट 7 के सभी टॉपिक जो है लेक्चर वाइज हैं। तो जो जो चीज मैंने आप लोगों को अभी बताई है वो सब मैं पढ़ा चुका हूं, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा और बहुत जल्द यूनिट 7 के इन टॉपिक की PDF नोट्स भी आप लोगों को भेज दिए जाएंगे टेलीग्राम पर। बराबर है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत की जैव विविधता। दोस्तों, जब हम भारत की जैव विविधता की बात कर रहे हैं तो यहां समझिएगा कि भारत जो है यहां आपको विविधताएं दिखाई पड़ेंगी। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में
स्थलाकृति जो है इसकी हम लोगों को पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम स्थलाकृति की विविधता की बात करें तो हमें उत्तर में हिमालय देखने को मिलेगा। हिमालय की विशाल पर्वत श्रेणियां हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणी है और ये सबसे ऊंची हिमालय जो पर्वत श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पर आपको जैव विविधता के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। और पूर्वी हिमालय का जो क्षेत्र है हमारे देश में वो तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पर भी जाना जाता है। तो हिमालय पर्वत का जो विशाल क्षेत्र है, यहाँ पर ऊंचाई के इस इलाके के कारण यहाँ पर अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्रायद्वीप में चले जाएं भारत में, तो जो प्रायद्वीपीय भारत का इलाका है ये वाला, यहाँ पर आपको पूरी अलग प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलेगी। और प्रायद्वीप में आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के सदाबहार वन मिलेंगे। तो यहाँ की जैव विविधता अलग प्रकार की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तटीय प्रभाव जो होता है समुद्र का वो हमें दिखाई पड़ेगा जीवों और उनकी संरचनाओं पर। तो प्रायद्वीप क्षेत्र की स्थिति के कारण जैव विविधता भारत की अलग हो जाएगी। अगर हम यहाँ और चीज देखें तो भारतीय क्षेत्र में आपको मैदान दिखेगा, मैदान में अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पर अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, पठारी क्षेत्र मिलेंगे, यहाँ पर अलग प्रकार के जीव मिलेंगे। तो चूंकि भारत में पर्याप्त स्थलाकृतिक विविधता है जिसकी वजह से हमारे देश में जीवों की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हमें भारत में इस स्थलाकृति के प्रभाव से अलग अलग प्रकार की जलवायु का भी अनुभव होता है। मतलब हमारे देश में स्थलाकृतिक विविधता तो है ही है, साथ में जलवायु की विविधता भी है। और जलवायु की विविधता जो होगी वो कहीं ना कहीं परितंत्र की विविधता को सेट करेगी और इसी से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जीवों में भी विविधता स्थापित होती है। तो चूंकि हमें अलग अलग प्रकार की जलवायु का अनुभव हमारे देश में होता है, हिमालय से लेकर तो प्रायद्वीप तक, तो ऐसे में जीवों की हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार की संरचना मौजूद होती है। कुल मिलाकर अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो भारत में पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी इलाका, समुद्र का तटीय इलाका सब चीजें हैं जिसकी वजह से भारत की एक विशाल जैव विविधता निर्धारित होती है। और इन सभी विशेषताओं के कारण जो भारत की जैव विविधता है ना दोस्तों, तो उसको हम अलग अलग 4 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो भारत की जैव विविधता के 4 भाग कौन से हैं? तो एक है आपकी भारतीय जैव विविधता, दूसरा हम कहते हैं मलायन जैव विविधता, तीसरा हम कहते हैं इथोपियन जैव विविधता और चौथा कहते हैं यूरेशियन जैव विविधता। तो हमारे देश में ये अलग अलग 4 प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं विविधता की दृष्टि से। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में वो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विविधता भारत में नहीं मिलती जीव विविधता की दृष्टि से। तो आपको ये चारों की चारों चीज याद रख लेना है कि भारत में भारतीय जैव विविधता है, मलायन जैव विविधता है, इथोपियन जैव विविधता है और यूरेशियन जैव विविधता है। अब यहाँ समझना है कि यूरेशियन जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, मलायन जैव विविधता कहाँ कहाँ किस प्रकार से मिलती है और किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया। तो देखिए, जब हम भारतीय जैव विविधता की बात करेंगे तो भारतीय जैव विविधता कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार। आपका जो प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है दक्षिण का, यहाँ के जो सघन वन क्षेत्र आते हैं, ये पूरा दक्षिण का इलाका जो होता है, यहाँ पर जो जीवों की विविधता मिलेगी, वनस्पतियों की विविधता मिलेगी, वो दोस्तों होती है भारतीय जैव विविधता। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि मूल जो भारत की संस्कृति है वो भी दक्षिण में है, मूल भारतीय क्षेत्र दक्षिण में माना जाता है। तो इसका पर्याय ये माना जाता है कि जो भारतीय प्रकार की जैव विविधता है वो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के इलाके में होती है। अगर हम मलायन जैव विविधता की बात करें तो मलायन जैव विविधता जो होगा वो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र से होगा। मलायन जैव विविधता भारत के समुद्र तटीय इलाकों में और पूर्वी हिमालय की घाटियों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उस प्रकार का वातावरण यहाँ दिखाई पड़ता है। वैसे ही अगर हम यहाँ इथोपिया की बात करें तो इथोपिया सबको पता है कि अफ्रीका का एक प्रदेश है, शुष्कता वाला प्रदेश है, रेगिस्तान इधर आसपास बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। तो शुष्कता के कारण भारत में शुष्कता को सहन करने वाली उससे प्रभावित जैव विविधता भी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार के जीव हमें राजस्थान और उसके आसपास के जो शुष्क प्रदेश है वहां होगा। यहाँ आप राजस्थान के अलावा कच्छ का प्रदेश भी ले सकते हैं, जहां आपको दोस्तों इथोपियन जैव विविधता मिलेगी। शुष्कता का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। उस प्रकार के वनस्पति जैसे कैक्टस हुआ, ऊंट जैसे जीव हुए, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है। और यूरेशियन जैव विविधता की हम बात करें तो यूरेशिया का इलाका हम देखें तो ये ठंडा इलाका होता है। तो भारत में जहाँ ठंडे इलाके होंगे वहां पर आपको भारत में यूरेशियन जैव विविधता देखने को मिलेगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो उच्च हिमालय के क्षेत्र है यहाँ आपको यूरेशियन जैव विविधता देखने को मिलेगी। बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जैव विविधता कहाँ देखने को मिलती है? तो प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में।
बराबर है। उसके बाद आपसे पूछेगा मलायन जैव विविधता कहाँ है, तो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो या फिर तटीय प्रदेश हो भारत का, यहाँ आपको मलायन जैव विविधता देखने को मिलती है। फिर पूछेगा इथोपियन जैव विविधता कहाँ मिलती है, तो इथोपियन का मतलब शुष्कता वाली जैव विविधता, तो यहाँ आपको शुष्क क्षेत्रों की जैव विविधता में राजस्थान और उसके आसपास के इलाके जो होंगे, जहां पर रेगिस्तान का इलाका है, शुष्क ज्यादा है, पानी ज्यादा नहीं है, जहां पर वहां आपको इस प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलेगी। और यूरेशियन इलाके में ठंड के कारण उस प्रकार के जीव, उस प्रकार की वनस्पति पनपती है, तो जहां भारत में ठंड होगी वहां यूरेशियन जैव विविधता देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि हिमालय के जो ऊंचे प्रदेश हैं वहां आपको पर्याप्त ठंड का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हिमालय की ऊंचाई चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आती है। बात ध्यान रखिएगा कि 165 मीटर अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो -1 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। -165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री का टेम्परेचर घटता है। तो जैसे जैसे करके आप हिमालय के क्षेत्र में ऊपर जाएंगे तो यहां आपको टेम्परेचर गिरते दिखाई पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे में जहां हम लोग 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हिमालय पर भारी बर्फ की मोटी परत शुरू हो जाती है। ये बर्फ की मोटी परत जो है ये 4000-5000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर बहुत मोटी हो जाती है। ग्लेशियर्स के तौर पे आपको यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलती है। तो चूंकि यहाँ पर एक ठंडा वातावरण होता है, एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र ठंडा यहाँ पर बनता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको यूरेशियन जैव विविधता देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारतीय जैव विविधता जो है उसमें यूरेशियन इथोपियन तो आ गया है, लेकिन इस भारतीय जैव विविधता में कहां कहां हम लोग मूल रूप से बांट सकते हैं। तो नंबर 1 आप कहेंगे कि हिमालय पर्वत तंत्र की जैव विविधता, दूसरे पे आप कहेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश की जैव विविधता, और तीसरा आप करेंगे मध्यवर्ती प्रदेश की जैव विविधता। दूसरे क्षेत्रों से तुलना के रूप में संरचना के आधार पर हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया, भारतीय, इथोपियन, यूरेशियन और हमने बोल दिया मलायन। लेकिन जब हम पर्टिकुलर भारत में ही देखें तो भारत के पूरे क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल में आपको 3 प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलेगी, 3 क्षेत्र। यहाँ 3 क्षेत्र में एक तो हिमालय पर्वत तंत्र, एक प्रायद्वीपीय प्रदेश की और एक मध्यवर्ती मैदान की। ये 3 हमने जैव विविधता के क्षेत्र भारत में निर्धारित किए हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये पूरे 3 प्रदेश जो हैं इनको हम और 10 प्रदेशों में विभाजित करके देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं ट्रांस हिमालयन भौगोलिक क्षेत्र। जब आप ट्रांस हिमालयन भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पूरा ठंडा वातावरण देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के उच्च इलाके हैं, हिमालय पर्वत श्रेणी के उच्च इलाके हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं ठंडक बहुत ज्यादा होती है। वर्ष में अधिकांश समय तक ये पूरा क्षेत्र बर्फ से आच्छादित होता है। तो ये क्षेत्र जो होगा ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र होगा, जहां पर एक विशेष प्रकार की जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। अगर हम ट्रांस हिमालयन क्षेत्र की बात करेंगे तो भारत में लगभग 5.6% क्षेत्रफल जो है, भारत का लगभग 5.6% क्षेत्रफल किसका, 32,87,263 का, ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। इस कुल क्षेत्रफल का लगभग 5.6% जो है ये ट्रांस हिमालयन भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यहां आपको अत्यंत ऊंचाई के ठंडे प्रदेश मिलेंगे। व्यवस्थित तौर पर हम देखें तो लद्दाख का प्रदेश, जम्मू कश्मीर का प्रदेश, उत्तरी सिक्किम का प्रदेश और लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र आ जाता है, ये पूरा के पूरा जो होगा ये ट्रांस हिमालयन प्रदेश के अंतर्गत शामिल होता है। यहाँ अगर हम प्रजातियों की बात करें दोस्तों, तो विशेष तौर पर हमें यहाँ जंगली भेड़ की प्रजाति देखने को मिलेगी, याक जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला चौपाया जंतु है वो मिलता है, तिब्बती गधा मिलेगा, हिम तेंदुआ, देखिए स्नो लेपर्ड जो है इसका फेवरेट प्लेस है ये ठंडे प्रदेश में। स्नो लेपर्ड तेंदुए की वो प्रजाति जो ठंडे प्रदेशों में रहने के लिए जानी जाती है, वो आपको विशेष तौर पर यहाँ देखने को मिलेगी। कौन से ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में, इसमें विशेष तौर पर आपको हिमाचल प्रदेश का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका याद रखना है। ये वो क्षेत्र है जहां पर विशेष तौर पर हिम तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ जो होता है वो देखने को मिलता है। ये एक IUCN की प्रजाति का संकटग्रस्त जीव है दोस्तों, इसका विशेष तौर पर संरक्षण किया जा रहा है, बराबर है। तो ये इसके अलावा भेड़िया यहां मिलेंगे आपको, काली गर्दन वाला सारस भी आपको ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। और जब हम वृक्षों की प्रजाति की बात करते हैं तो चीड़ के और देवदार के, ये वो वृक्ष हैं दोस्तों जो कम तापमान में, कम पानी में
पनपने वाले होते हैं ऊंचाई के क्षेत्रों में। इनकी लकड़ियां कठोर नहीं होती, मुलायम लकड़ियां होती हैं, ठंड को सहन करने की इनकी शक्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रांस हिमालयन भौगोलिक क्षेत्र की हम लोगों ने बात की, जहां पर हमारी एक विस्तृत जैव विविधता हमें देखने को मिलती है, ध्यान रखना है, बराबर है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड आता है ट्रांस हिमालयन के बाद ही, अगर हम देखें कि ट्रांस हिमालयन भौगोलिक क्षेत्र तो आ चुका है, इसमें ट्रांस हिमालयन के बाद हिमालयन क्षेत्र आप लेंगे, सिर्फ हिमालयन क्षेत्र का इलाका होगा। हिमालयन क्षेत्र के इस इलाके में आपको 6.4% क्षेत्रफल दिखाई पड़ेगा। इस 6.4% क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये पूरा के पूरा देश के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा आएगा। और यहां आपको उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व का हिमालय का क्षेत्र देखने को मिलेगा। मतलब आप उत्तर पश्चिम का जो हिमालय का क्षेत्र है वहां से उत्तर पूर्व के हिमालय के क्षेत्र तक पूरा अगर देख लेंगे तो एक पूरी संकरी पट्टी का जो इलाका है वो हिमालयन क्षेत्र की इस व्यवस्था के अंदर आएगा। कितना क्षेत्रफल है? 6.4%। यहां पर आपको अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगी, तीव्र ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, और चूंकि वर्षा ज्यादा होती है तो सघन वन देखने को मिलेंगे। अब इन सबके कारण यह एक संवेदनशील क्षेत्र होता है, ये एक संवेदनशील क्षेत्र होता है। और चूंकि संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए इसको जैव विविधता के हॉट स्पॉट का भी दर्जा दिया गया है। और जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, अगर आप लोगों को वो पता नहीं है तो पिछला लेक्चर जाकर देखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा को समझाया है, और भारत में कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं उसके बारे में भी मैंने डिटेल में बात की है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इस पूरे प्रदेश में प्रजातियों की बात करें तो यहाँ हम लोगों को जंगली भालू विशेष तौर पर देखने को मिलता है। सांभर, कस्तूरी मृग और गोरल यहाँ के इंपॉर्टेंट जीव हैं। अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्षों की यहाँ पर विशाल प्रजातियां हमें देखने को मिलती है, जैसे चीड़ का वृक्ष हो, कार्क हो, ढाक हो, ऑर्किड हो, सरु। ये इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रीज हैं, वृक्ष की प्रजातियां हैं जो हमें इस हिमालयन क्षेत्र के जैव भौगोलिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये हिमालय का दूसरा ऐसा प्रदेश है जहां में पर्याप्त जैव विविधता देखने को मिल रही है। तीसरा हम बात करें दोस्तों तो तीसरा आता है मरुस्थल का क्षेत्र। मरुस्थल, मरुस्थल में आपको एक तो मरु प्लस स्थल दो शब्द दिखाई पड़ते हैं। मरु का मतलब होता है दोस्तों मृत, और स्थल का मतलब हो गया भूमि। तो मृत भूमि का इलाका जो होता है वो मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका अगर अर्थ निकालेंगे तो हम यहाँ कहेंगे कि जहां पर जीवन क्या हो, कठिन हो, जीवन की संभावनाएं कठिन हो, बिल्कुल जीवन यहाँ पर जीना आसान न हो, ऐसे प्रदेश को हम कहते हैं मरुस्थल। अब ये कोई सा भी प्रदेश हो सकता है, जैसे सारगैसो सागर का इलाका जो होता है अटलांटिक महासागर में, ये वो इलाका है जहां पर जीव नहीं होते, मछली की प्रजाति नहीं देखने को मिलती, खासकर 20 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, 20 से 40 डिग्री अक्षांश और 35 से 75 डिग्री देशांतर का बीच का इलाका। तो वैसे वो उसको महासागर का मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख ठंडा मरुस्थल, यहाँ पर जीव और जंतुओं की संख्या कम है। थार का मरुस्थल है गर्म इलाका, यहाँ पर जीवों की संख्या, वनस्पतियों की संख्या कम है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जीवन कठिन है, जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हमें चाहिए ना, वो दशाएं हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती, इसलिए इस पूरे प्रदेश को मरुस्थल कहते हैं। और भारत में कुल मिलाकर 6.6% के आसपास इलाका जो है वो ऐसा मरुस्थल का है जहां पर जीवन कठिन है। जीवन कठिन होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पौधे, यहाँ पर जीव, यहाँ पर मनुष्य, ये सब बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे, बसावट नहीं होगी, जनघनत्व कम होता है। भारत में थार का मरुस्थल और कच्छ का क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। यहाँ विशेष तौर पर आपको ऊंट, गोंडावण, जंगली गधा, लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली देखने को मिलते हैं। ये याद रख लीजिएगा कि जो जंगली गधा है इसको वाइल्ड ऐश कहते हैं। ये वाइल्ड ऐश केवल गुजरात में हमें देखने को मिलता है। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जंगली गधे के लिए और बब्बर शेर के लिए फेमस है। एशियाई बब्बर शेर केवल कच्छ के रण क्षेत्र में, जंगली गधा जो है वो भी, और यहाँ ही आपको बब्बर शेर देखने को मिलता है, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मरुस्थल का जो क्षेत्र है भारत का, वहां के जीव हैं जो दिखाई पड़ते हैं, बेर के पेड़, कीकर के पेड़, खेजड़ी के, खजूर के, इसके अलावा आपको बबूल के पेड़ देखने को मिलेंगे, कैक्टस के पेड़ देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे पौधे हैं, वृक्ष हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं, मरुस्थलीय परितंत्र के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखें तो चौथा आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। देखिए अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात अगर हम करें तो ये पूरी तरीके से शुष्क नहीं होता, यहाँ पर शुष्कता है, यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ पर पानी की कमी के कारण वनस्पति क्षेत्र की कमी है, लेकिन ये पूरी तरीके से शुष्क नहीं है।
अर्ध शुष्क क्षेत्र के तौर पर हम इसे देखते हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 16.4% के आसपास इलाका जो है वो अर्ध शुष्क प्रदेशों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ का जो जैव भौगोलिक इलाका है उसकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ये भारत के 16.4% क्षेत्र में आता है। अब सवाल ये है कि ये कौन सा इलाका है, तो ये एक तो पश्चिमी घाट के वन और रेगिस्तान के बीच का इलाका है। ये याद रख लीजिएगा कि थार का रेगिस्तान और इसके नीचे हम जाएं सब दक्षिण में तो आपको पश्चिमी घाट के वन मिलेंगे। ये पश्चिमी घाट के वन और इसके बीच का जो इलाका है, रेगिस्तान और पश्चिमी घाट के वन के बीच का जो इलाका है उसे हम अर्ध शुष्क क्षेत्र के तौर पर देखते हैं। इसमें दक्कन का पठार और राजस्थान के मध्य का क्षेत्र कहा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य तौर पर आपको सिंह, सांभर, चीतल, भेड़िया, सियार जैसे जीव देखने को मिलेंगे, और बबूर के, खजूर के, पीपल के, नीम के ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्र का जैव भौगोलिक क्षेत्र है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 16.5% के आसपास मौजूद है। इसके बाद हम देखें तो पश्चिमी घाट। देखिए पश्चिमी घाट की जब हम बात करेंगे तो भारत का जो प्रायद्वीपीय इलाका है वो ये है। इसमें यहाँ अगर हम गुजरात से लेके तो दक्षिण में कन्याकुमारी, केरल तक का इलाका देखें तो यहाँ जहां आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का गिठान का इलाका मिलेगा। ये क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की गांठ है। यहाँ आपको नीलगिरी पर्वत मिलता है। नीलगिरी, ये नीलगिरी पर्वत जो है, ये नीलगिरी क्या है? तो नीलगिरी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के गिठान वाला इलाका है। यहाँ पर आपको सबसे ऊंची चोटी मिलेगी डोडा बेटा। ये डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। नीलगिरी की डोडा बेटा जो है वो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बोलेंगे अन्नाई मुड़ी। अन्नाई मुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर आपको क्या मिलता है? ऊटी, ऊटक मंडलम जो है, जिसको आप कहते हैं ऊटी, एक पर्यटन स्थल जो है वो भी आपको यहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ गुजरात से लेकर दक्षिण में यहाँ तक लगभग आपको बोल सकते हैं 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यहाँ पर मिलेगी। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो दो भागों में बांटती है, जो गोवा से गुजरती है। जो कहां से गुजरती है? गोवा से। और यहां से उत्तरी का ये इलाका उत्तरी सह्याद्री कहलाता है, ठीक है। और दक्षिण का जो इलाका होगा वो दक्षिणी सह्याद्री कहलाएगा। क्लियर? याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो है उसको सह्याद्री भी कहते हैं, जो दो भागों में बटा हुआ है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के कारण। और ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरती है? गोवा से। मतलब गोवा के ऊपर का इलाका जो रहेगा उसे हम उत्तरी सह्याद्री कहेंगे, और नीचे का इलाका जो रहेगा उसको दक्षिणी सह्याद्री कहेंगे। या ये कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और दक्षिणी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। अब ये जो इलाका है, यहाँ पर पूरे इस इलाके में बारिश बहुत ज्यादा होती है। अगर हम एवरेज बारिश देख लें तो 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ वार्षिक बारिश देखने को मिलती है। जहां पर केरला आपको एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलता है जहां 1 जून को भारत का सबसे पहला मानसून आता है, जिसे मानसून का प्रस्फोट भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मानसून का प्रस्फोट क्या होता है, तो केरल में जब 1 जून को पहली बारिश होती है सीजन की, उसे हम मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। यहां से जब मानसून शुरू होता है तो बहुत ज्यादा बारिश हमें यहाँ देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं पश्चिमी घाट के इस इलाके में ज्यादा बारिश के कारण एक सदाबहार, हमेशा हरे भरे रहने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं। और यहाँ बारिश ज्यादा होने के कारण धरातल पर नमी भी ज्यादा होती है, जिसके कारण धरातल पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पनप जाते हैं। कीड़े मकोड़े ज्यादा होने के कारण उनको खाने वाले मेंढक ज्यादा हो जाते हैं। मेंढकों की संख्या होने के कारण उनको खाने वाले सांप ज्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको जंतु जो रेंगने वाले होते हैं वो ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि सदाबहार वन है तो यहाँ पर जो पक्षी होते हैं उनके लिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तो पक्षियों की भी यहाँ पर खूब प्रजातियां हैं। क्योंकि सदाबहार वन है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, तो बंदरों की भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। तो जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट बहुत संपन्न इलाका है, इसलिए इसको भी जैव विविधता हॉट स्पॉट के तौर पर आप देखते हैं भारत में। बराबर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 4% के आसपास है।
क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में जो एक सघन वन क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, एक बहुत ज्यादा संपन्न जैव विविधता का स्पॉट आपको जो देखने को मिलता है, यहाँ आपको अगर हम बात कर लें पर्टिकुलर मेंढक की ही, तो 1500 से ज्यादा प्रकार की प्रजाति के मेंढक हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। बहुत सारी प्रकार की छिपकली यहाँ देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के सांप हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कछुए यहाँ पर देखते हैं। त्रावणकोर कछुआ यहाँ का एक इंपॉर्टेंट कछुआ है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ नीलगिरी लंगूर, शेरपूंछी बंदर, देखिए शेरपूंछी बंदर जो है ना, ये पश्चिमी घाट के इलाके में मिलता है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। बंदर है जिसकी पूंछ बब्बर शेर की पूंछ के समान बड़े बड़े बालों की होती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बंदर तो आगे से पूरा बंदर है, लेकिन जब पूंछ की तरफ देखोगे तो शेर की जैसी पूंछ है बंदर की। अगर बंदर की पूंछ अकेली आपको कहीं लटकी दिख जाएगी तो आप सोच लो कि शेर बैठा है, लेकिन इस प्रकार के जंगलों में शेर बिल्कुल भी नहीं होते। शेरपूंछी बंदर एकलौता इलाका है पश्चिमी घाट का जहां पर मिलता है दोस्तों। तो ये IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल है। भूरी कलर की गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर हमें विशेष तौर पर देखने को मिलता है। मालाबारी सीवेट हो, नीलगिरी ताहिर हो, ग्रेट हॉर्नबिल जैसे पक्षी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शीशम के, पीपल के, टूना, इसके अलावा बहेड़ा के वृक्ष हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये भारत का पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का इलाका है जो जैव विविधता की दृष्टि से दोस्तों बहुत संपन्न है और भारत का एक इंपॉर्टेंट जैव भौगोलिक क्षेत्र है। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा जैव भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन जैव विविधता की दृष्टि से एक विशाल जैव भौगोलिक क्षेत्र है, इसलिए हम इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पर देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें दोस्तों तो दक्कन का पठार लगभग 42 से 43% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है भारत के, और विशाल जैव भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन चूंकि इस दक्कन के पठार का अधिकांश इलाका जो है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, पश्चिमी घाट पर्वत के कारण, पूर्वी घाट पर्वत के कारण यहाँ पर पानी की जो पवने हैं, मानसूनी पवने जो है वो नहीं पहुंच पाती है, बहुत कम पहुंचती है। इसीलिए इस प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है। एक शुष्क तापपूर्ण वातावरण हमें यह देखने को मिलता है। क्योंकि पानी की कमी है, इस कारण इस प्रकार की जैव विविधता यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें प्रमुख तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य का पूरा दक्षिण भारत का इलाका आता है। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आपका दक्षिण भारत है, ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है, बराबर। इसके बीच का जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो होगा ये दक्कन के पठार के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब चूंकि मानसून की पवनें यहाँ पर पूर्वी घाट के कारण इधर नहीं आ पाती, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश भी है, और वृष्टि छाया प्रदेश के कारण यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है। और चूंकि यहाँ पर वर्षा कम देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर जैव विविधता भी उसी प्रकार की। तो यहाँ पर एक प्रकार से पर्णपाती वन मिलते हैं। पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्णपाती वन का मतलब ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर मौसम में जब वृक्षों को पानी की कमी हो जाती है तो वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। ऐसे वृक्षों को, प्रजाति को आप पर्णपाती कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पर्णपाती वन मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे वाले वन मिलेंगे, और घास भूमि यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। मैंने आप लोगों को जब परितंत्र बताया था तो मैंने वहां पर आपको घास परितंत्र की बात की थी, और जब मैंने आपसे घास पारितंत्र की बात की थी तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि उष्ण घास के मैदान होते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान में मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार की घास भूमि बताई थी, अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका की, एशिया की। और उष्ण में मैंने आप लोगों से अफ्रीका की सवाना वनस्पति की बात की थी। तो अफ्रीका की जो गर्म घास भूमि सवाना है, उसी प्रकार की घास भूमि आपको इस प्रदेश में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उस प्रकार की जैव विविधता डेवलप होती है। यहाँ विशेष तौर पर अगर हम प्रजातियों की बात करें तो चीतल, सांभर, स्लोथ, भालू, बाघ, चौसिंघा, बारासिंगा, जंगली हाथी, ठीक है, इसके अलावा भैंसा, नीलगाय जैसे जीव देखने को मिलते हैं। और पेड़ों की बात करेंगे तो कम पानी में जीवित रहने वाले वृक्ष जैसे कीकर, पीपल, टूना, पलास, चीड़, ऑर्किड बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, बराबर है। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो गंगा के मैदान का एक और जैव भौगोलिक क्षेत्र है। गंगा का मैदान का जैव भौगोलिक क्षेत्र जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 11% इलाके में फैला हुआ है। और ये जो 11% इलाके का जैव भौगोलिक क्षेत्र है ना दोस्तों, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना हुआ है। मतलब गंगा एक बह रही है और गंगा के साथ उसकी कई सारी सहायक नदियां बह रही हैं।
ये सहायक नदियों में प्रमुख तौर पर आप यमुना का नाम ले सकते हैं, प्रमुख तौर पर आप सोन का नाम ले सकते हैं, प्रमुख तौर पर आप कोसी का नाम ले सकते हैं। ये बड़ी बड़ी गंगा की सहायक नदियां हैं और इससे जो पूरा एक जैव भौगोलिक क्षेत्र बनता है वो गंगा का जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। अब चूंकि ये जो नदियां होती है अपने साथ बड़ी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं, तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर ज्यादा होती है, तो एक उपजाऊ भूमि यहाँ पर इन नदियों के कारण बनती है, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से जैव विविधता की दृष्टि से उत्पादकता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से भी एक संपन्न प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भारत की जनसंख्या का निवास भी है। यहाँ पर आपको काला चिंकारा, काला हिरण मिलेगा, बारहसिंगा मिलेगा, गेंडा, असम तरफ चले जाइए गेंडा मिलेगा, गजेला, घड़ियाल, कछुआ, भैंसे, हाथी, खरगोश जैसे जीव यहाँ देखने को मिलेंगे। जबकि हम वृक्षों की बात करें तो साल के, बेर के, कीकर के, जामुन के, आम के पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत का इलाका आता है। पूर्वोत्तर भारत का इलाका भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.2% के आसपास है और इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर का मैदान का इलाका यहाँ देखने को मिलता है। अब ये जो इलाका है ये भारतीय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम से, मलाया इलाका दक्षिण पूर्व की तरफ से, चीनी इलाका उत्तर की तरफ से, इन तीनों इलाकों का सम्मिलित क्षेत्र कहलाता है नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र। तो इसको हम लोग जैव भौगोलिक क्षेत्र के मिलन के तौर पर जानते हैं। ये भारत का क्षेत्र है पूरी तरीके से, लेकिन यहाँ जो जैव भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं वो इन सभी से प्रभावित हमें दिखाई पड़ती हैं। तो एक ये सम्मिलित जैव भौगोलिक क्षेत्र पर हमें दिखाई पड़ता है। गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा आपको असम में देखने को मिलेगा, मानस में। तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए इंपॉर्टेंट जगह है, हाथी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस यहाँ पर है, याक, हिरण, सेहू जैसे जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं। और बांस यहाँ पर प्रमुख तौर पर उत्पन्न होने वाली वनस्पति है। इसके अलावा यहाँ पर आपको साल के, ऑर्किड के, कटहल के, टूना के, बादाम के, ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। 9वें नंबर पर हम देखें तो द्वीप समूह का स्थान आता है। दोस्तों जब हम द्वीप समूह की बात करते हैं तो भारत में आपको एक अरब सागर में, भारत के पश्चिम में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्व में। दो प्रमुख द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, लक्षद्वीप आपको अरब सागर में देखने को मिलेगा और अंडमान निकोबार जो है ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा। तो दो प्रमुख द्वीप समूह भारत के हैं जहां लगभग भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.3% क्षेत्रफल हमें दिखाई पड़ता है। भारत के सभी द्वीप जो हैं छोटे बड़े वो इसके अंतर्गत आते हैं और यहां आपको बड़े पैमाने पर भारत की समुद्री विविधता, जैव विविधता देखने को मिलती है। यहां आपको प्रमुख तौर पर समुद्री जीवों में डॉल्फिन, घोंगे, घड़ियाल, इसके अलावा आप जो समुद्री गाय होती है, समुद्री गाय जिसे हम लोग डुगोंग कहते हैं, समुद्री गाय जो है जैसे हम कहते हैं क्या है, डुगोंग कहते हैं, ये भी आपको विशेष तौर पर दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा भारत के पूर्वी समुद्र तटीय इलाके में हम जाएंगे तो वहां आपको ग्रीन सी टर्टल जो होते हैं, हरे महासागरीय कछुओं की हम लोग बात करें वो सब जानवर यहाँ दिखाई पड़ेंगे। वृक्षों की बात करें तो बहेड़ा, हरड़, कटहल, इलायची, नारियल, लौंग, केले, इस सब की प्रजातियां हमें यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। और बड़े पैमाने पर इन तटीय इलाकों में हमको ताड़ के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं, बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। तो ये हमारा द्वीपीय विविधता रही है जो दो द्वीपों के कारण बनती है। और नेक्स्ट समुद्र तटीय इलाका है। समुद्र तट की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है। इसका लगभग 2.5% इलाका समुद्र तट है। और ये समुद्र तट जो है ना दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देखें तो यहां आपको मिलेगा क्या, बंगाल, और बंगाल से आप देखें पश्चिम में गुजरात, यहां आपको मिलेगा लक्षद्वीप, यहां आपको मिलेगा अंडमान। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका भारत के समुद्र तटीय इलाके के अंतर्गत है। ये द्वीप समूह का तट हो गया समुद्र में और ये भारत का मुख्य तट हो गया। तो अगर हम गुजरात से लेकर बंगाल तक का पूरा स्थिति देखें तो यहाँ भारत के आपको लगभग 9 राज्य दिखाई पड़ेंगे जो तट से हैं और 6100 किलोमीटर आपको भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा दिखाई पड़ेगी। ये मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा है गुजरात से लेकर बंगाल तक। अगर आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के समुद्री तट को भी मिला लेते हैं तो लगभग ये 7516.6 किलोमीटर कुल भारत की तट रेखा बन जाती है। तो भारत के पास एक विशाल तट दिखाई पड़ता है जिसमें जो पश्चिम का समुद्री तट है वो संकरा है और पूर्व का जो समुद्री तट है वो चौड़ा है।
और इस पूरे समुद्र के तट पर आपको 13 बड़े बंदरगाह देखने को मिलते हैं भारत के। तो एक विशाल तट क्षेत्र भारत का है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। यहाँ आपको एक विशाल जैव विविधता भी देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट जैव भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर हमें ये दिखाई पड़ता है। इसमें आपको डुगोंग, डॉल्फिन, समुद्री कछुआ, शंख की प्रजातियां मिलती हैं। कोरल मतलब यहां हम बोल सकते हैं प्रवाल, भित्ती बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी। मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे। नारियल, केला, काजू जैसी वनस्पतियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये 10 भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत के, जो मैंने अलग अलग रूप में आपसे डिस्कशन किए हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक। मैंने सभी के सभी आप लोगों से डिस्कस कर दिए। और जब आप इन पूरे 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों को देख लेते हो तो आपके सामने ये सीन क्लियर हो जाता है कि भारत में कहां कहां कितनी कितनी जैव विविधता देखने को मिलती है। तो हमने इस 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों को समझने के साथ ही भारत की 4 जैव विविधता जीवों की जो पूरी व्यवस्था है उसको हम लोगों ने देखा। और इस प्रकार से आपका भारतीय जैव विविधता का ये टॉपिक खत्म होता है। बराबर है दोस्तों। तो यहां हम लोगों ने पार्ट 2 लेक्चर के अंतर्गत भारत की जैव विविधता को समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर जैव विविधता वाले टॉपिक का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। और जैव विविधता के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों की हम जब बात करेंगे तो यहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू मतलब स्वस्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हम यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करेंगे कि भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हम लोग भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम भारत में जैव आरक्षित क्षेत्रों की बात करेंगे कि भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। इन सभी को देखने के साथ साथ फिर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में सभी की सूची भी मिल जाएगी, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता की दृष्टि से हुए सम्मेलनों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूं नए टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। जय श्री राम।